कोई भी व्यक्ति संसार में हमारा मित्र या शत्रु बनकर नहीं आता, बल्कि हमारा जो व्यवहार है और हमारे शब्द हैं, यही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 23 फरवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 11 सेलेक्टिव करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे, और जो कि आपकी आने वाली सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन हमने पूछाएंगे, और कल के वीडियो क्लास में जो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर बताए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है टेलीग्राम चैनल से, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो है वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, जो लोग इस चैनल से वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर प्रेस कर दें, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के किस जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी? तो देखिए, ये जिला आपका है दर्रांग जिला, याद रखेगा। असम के दर्रांग जिले में हाल ही में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है। और इसके बारे में डिटेल्स क्या है? देखिए, जो आपका ये अत्याधुनिक कौशल विश्वविद्यालय होगा, ये 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। ये 12 विषयों में कुल 10,000 से अधिक छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा, और इस विश्वविद्यालय के 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। और इसका जो है जर्मनी, ताइवान, दक्षिण कोरिया, इजराइल, जापान, इंग्लैंड जैसे देशों के साथ समझौता भी होगा। और असम की बात करें, जहाँ पर ये भारत का मतलब पूर्वी भारत का जो पहला कौशल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। देखिए, असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, और असम की राजधानी दिसपुर है। ठीक है, तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। और देखिए, दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में चीन ने बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र 14 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दिया है? तो देखिए, इनकी उम्र जो है 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष की कर दी गई है। ध्यान सुनिएगा, जो सारे फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, अभी हाल ही में चीन ने जो है बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की जो उम्र है इसको घटाकर 14 से 12 वर्ष कर दिया है। और संशोधित कानून के तहत अब 12 से 14 साल का जो किशोर होगा, ये इरादतन हत्या या फिर इरादतन घायल करने के कारण होने वाली मौत या फिर गंभीर रूप से असक्तता के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। और ये जो नया कानून चीन में बना है, ये 1 मार्च से लागू हो जाएगा। और चीन को ऐसी कानून बनाने की जो है जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, चीन की जो सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, इसने एक श्वेत पत्र अभी हाल ही में जारी किया है, और इसमें इसने बताया कि 2018 से 2019 के दौरान किशोर अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है चीन यानी कि चाइना में। और इसी को देखते हुए ये कानून जो है इसमें संशोधन किया गया कि अब जो है बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में जो अपराधियों की उम्र होगी, ये 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दी गई, यानी कि 12 वर्ष तक के भी बच्चे किशोर अपराधी माने जाएंगे। ठीक है, इन पर भी जो है सजा का प्रावधान होगा। देखिए, ये चोरी, डकैती, छिनैती, ये सारी चीज़ें, पॉकेटमारी जितनी हैं, ये इंडिया में नहीं है, पूरी दुनिया में फैली हुई है। हर जगह भिखारी हैं, हर जगह चोर उचक के आपको मिलेंगे, और चीन में तो काफ़ी बढ़ गए थे, इसलिए वहाँ पे 12 वर्ष तक के जो किशोर हैं उनको भी जो है बाल अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। अगर वो इरादतन हत्या करेंगे, किसी को घायल करेंगे, मारेंगे, लंगड़ा लुल्ला कर देंगे, तो उन पर केस चलेगा, सजा होगी उनको। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है? तो देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता है नाओमी ओसाका ने। इनके बारे में सबसे ज़्यादा एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि नाओमी ओसाका जो है ये किस देश की टेनिस प्लेयर है? तो देखिए, नाओमी ओसाका जापान की टेनिस प्लेयर है, और जापान की नाओमी ओसाका जो है इन्होंने हाल ही में महिला एकल फाइनल में यानी कि वुमेन सिंगल्स के फाइनल में जेनिफर बैटरी को सीधे सेटों में हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब जीत लिया है। और ये जो है इनके करियर का 4वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। और नाओमी ओसाका ने ग्रैंड स्लैम में देखिए 8 बार खेला है, और इसमें 4 बार इनको विजय मिली है। तो ये चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है नाओमी ओसाका का। याद रखिएगा, नाओमी ओसाका ने अभी हाल ही में जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट था, इसमें महिला सिंगल्स की खिताब को जीतने के लिए उन्होंने किसको हराया? जेनिफर बैटरी को। चौथा प्रश्न है कि निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। और नोवाक जोकोविच जो है इन्होंने
ऑस्ट्रेलियाई ओपन के फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को 7-5, 6-2, 6-2 से हराकर जो है इस ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया। और देखिए ये जो है नोवाक जोकोविच का 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब है, इसको भी याद रखेगा। और इसी के साथ एक चीज़ और है कि देखिए ये इनके करियर का 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब है, लेकिन ये 9वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है, यानी कि ये इससे पहले 8 ऑस्ट्रेलियन खिताब जीत चुके हैं, ये 9वां इनका ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है। और ये जो है रोजर फेडरर और राफेल नाडाल के 20 ग्रैंड स्लैम खिताब से महज 2 खिताब पीछे हैं, यानी कि इन्होंने 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। और इनसे ज़्यादा जो है ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीते हैं, राफेल नाडाल और रोजर फेडरर ने कितने, 20-20। ठीक है, तो जल्दी इसको भी ये अचीव कर लेंगे, ये भी 20 जीत लेंगे। पांचवा, ये हाल ही में भारत ने मालदीव की सामुद्रिक सुरक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता किया। तो देखिए ये अमाउंट आपका है 363 करोड़ रुपए। देखिए जो ये जो समझौता हुआ है, ये समझौता मालदीव के वित्त मंत्रालय और भारत के आयात निर्यात बैंक यानी कि एक्सिम बैंक के बीच में हुआ है। और ये जो धनराशि है 363 करोड़ रुपए की, देखिए ये राशि जो है ये पहले से स्वीकृत ऋण के तौर पर मालदीव को दी जाएगी, जिसे ये अपनी समुद्री सुरक्षा क्षमताएं बढ़ाने पर खर्च कर सकेगा। और मालदीव की बात करें तो देखिए मालदीव जो है आपका साउथ एशिया में स्थित है और मालदीव की कैपिटल माले है। मालदीव की करेंसी मालदीवियन रुपया है और मालदीव के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। मालदीव आपका एशिया में से एक छोटा सा देश है और इसकी पॉपुलेशन है 5.31 लाख, यानी कि बहुत कम पॉपुलेशन यहाँ की। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ। तो देखिए जो आपका विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव है, इसका आयोजन अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में किया गया था। और देखिए खजुराहो प्लेस ही मध्य प्रदेश में है, तो आपको सीधे सीधे गेस कर लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड ये प्रश्न है। ठीक है, देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की जो संस्कृति पर्यटन और आध्यात्म मंत्री हैं सुश्री उषा ठाकुर, इन्होंने 20 फरवरी को विश्व विख्यात खजुराहो नृत्य उत्सव के 47वें समारोह का शुभारंभ किया। और देखिए इस आयोजन की जो मुख्य विशेषता थी ये रही कि ये 44 वर्षों के बाद 47वें नृत्य महोत्सव का जो आयोजन है ये किया गया है माँ जगदम्बा और कंदरिया महादेव मंदिर के प्रांगण में। यानी कि इससे पहले ये जो है विभिन्न प्लेसेस पे जो है आयोजित हो रहा था, लेकिन 44 साल बाद जो है दोबारा इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, इसका आयोजन किया गया है जो आपका जगदम्बा और कंदरिया महादेव मंदिर है इसके प्रांगण में। और देखिए इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र की जो शुरुआत थी ये गीता चंद्रन और इनकी मंडली के भरतनाट्यम के साथ और दीपक महाराज के कथक से हुई थी। तो इस प्रोग्राम के बारे में यानी कि इस महोत्सव के बारे में डिटेल्स याद रखिएगा। यहाँ 2 चीज़ें ध्यान देने लायक है। पहला ये कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, मध्य प्रदेश से। और अभी हाल ही में इस नृत्य महोत्सव का जो आयोजन है ये कहाँ पे किया गया, इसका आयोजन किया गया जो आपका माँ जगदम्बा और कंदरिया महादेव मंदिर है इसके प्रांगण में। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। देखिए ये प्रश्न यहाँ पे अलग से आपका तैयार होता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कंदरिया महादेव मंदिर आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, इनका नाम बताइए, जल्दी से देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है ये भी बताना है। देखिए मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल हैं ये उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं, इनका नाम है आनंदीबेन पटेल। इनको मध्य प्रदेश के राज्यपाल का जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। देखिए 7वां प्रश्न हमारा क्या था, इसको हमने पढ़ा नहीं। 7वां प्रश्न था कि हाल ही में किसने कुंचन नाम्बियार पुरस्कार 2021 प्राप्त किया। तो देखिए कुंचर नाम्बियार पुरस्कार 2021 को अभी हाल ही में प्रभा वर्मा को दिया गया है। देखिए जो आपका ये कुंचन नाम्बियार पुरस्कार 2021 है, तो ये प्रख्यात कवि प्रभा वर्मा ने जो है इसको जीता है मलयालम भाषा और साहित्य में अपने उत्कृष्ट योगदान देने के लिए। और आपको बता दूं इस साल का जो है आपका ये महाकवि कुंचन नाम्बियार पुरस्कार 2021 है। तो इस पुरस्कार स्वरूप जो है प्रभा वर्मा को क्या दिया जाएगा, कुल 25,001 रुपये की धनराशि दी जाएगी और एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान की जाएगी। और इस पुरस्कार की स्थापना के बारे में बात करें तो देखिए जो आपका कुंचन नाम्बियार पुरस्कार है इसकी स्थापना कुंचन नाम्बियार स्मृति ट्रस्ट के द्वारा की गई थी, जो कि 18वीं शताब्दी के विश्व प्रसिद्ध कवि कलाकार नाम्बियार की विरासत को बनाए रखने के लिए काम करता है। तो देखिए यहाँ पे 2 चीज़ ध्यान दीजिएगा। पहला ये कि कुंचन नाम्बियार पुरस्कार 2021 जो है इसको किसने जीता है, सो जीता है प्रभा वर्मा ने। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये केरल से हैं।
और इनको मलयालम भाषा और साहित्य में इनके उत्कृष्ट योगदान देने के लिए इस साल का कुंचन नाम्बियार पुरस्कार दिया गया है। और दूसरा पुरस्कार राशि, देखिए कुंचन नाम्बियार पुरस्कार के जो विजेता होते हैं इनको 25,001 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान की जाती है। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ये पुरस्कार दिया जाता है कुंचन नाम्बियार ट्रस्ट के द्वारा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 8वां प्रश्न की निम्नलिखित में से किस शहर में पहला फागुन वसंत त्योहार मनाया गया? देखिए जो पहला फागुन वसंत त्योहार है ये अपनी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मनाई गई है। देखिए बांग्लादेश की जातीय वसंत उत्सव परिषद ने अभी हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका के सोहरावर्दी उद्यान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस उत्सव में पीली साड़ी और पंजाबी पोशाक में युवक युवतियों ने भाग लिया था और इस कार्यक्रम में नृत्य और संगीत की प्रस्तुति जो है दी गई थी। और देखिए बांग्लादेश की बात करें तो देखिए बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, करेंसी यहाँ की है बांग्लादेशी टका और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। तो ये सारी डेट्स बांग्लादेश के बारे में रखिएगा। देखिए बहुत सारे मेरे पास मैसेज आते हैं, सर आप राजस्थान का करेंट अफेयर पढ़ाइए, मध्य प्रदेश का करेंट अफेयर पढ़ाइए। यार देखो ये ऐसा कुछ नहीं होता है, एक बस भ्रम है कि मध्य प्रदेश का अलग होगा, राजस्थान का अलग होगा, एमपी मतलब हर राज्य का अलग होगा। देखिए जो मैं आपको न्यूज़ देता हूँ इसमें सभी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ कवर किए जाते हैं। नेशनल न्यूज़ में मतलब राष्ट्रीय न्यूज़ में भारत के सभी राज्यों के से संबंधित मतलब जहाँ से भी जो कोई न्यूज़ अगर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है तो वो सारे मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि मतलब आप नहीं मतलब कभी कभी होता है क्या, देखिए जिस राज्य में योजनाएं लॉन्च होगी वही तो मैं बताऊँगा, अगर नहीं होंगी तो नहीं बताऊँगा। तो जहाँ पे भी कोई योजना भारत में लॉन्च होती है किसी राज्य में या फिर केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की, वो सारी मैं आपको देता हूँ। और यहाँ तक कि इंटरनेशनल न्यूज़ में हम दूसरे देशों के न्यूज़ पर भी जो है फोकस करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बांग्लादेश के कई सारे न्यूज़ आज देखे हैं। तो पहला फागुन वसंत त्योहार कहाँ मनाया गया? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हाल ही में। और 9वां प्रश्न है कि यूरोस्टेट डाटा के अनुसार 2020 में यूरोपीय संघ का जो सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार है ये कौन सा देश था? देखिए ऐसे प्रश्नों की एग्जाम में भरमार रहती है, ध्यान सुनिएगा। देखिए जो आपका यूरोस्टेट डाटा है इसके अनुसार 2020 में जो है यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार चीन यानी कि चाइना रहा। चाइना ने वैसे दूसरे देशों को जो है रुला दिया कोरोना के कारण, क्योंकि कोरोना से ही घातक बीमारी चीन ने फैलाई पूरी दुनिया में, लेकिन खुद ये व्यापार करता रहा इसके बीच में। देखिए पिछले साल चीन और यूरोपीय संघ के बीच में जो व्यापार था ये 709 अरब डॉलर का रहा, जबकि इस तुलना में यूरोपीय संघ के साथ अमेरिका का व्यापार वर्ष 2020 में 671 अरब डॉलर का ही रहा। तो इस डाटा को नोट कर लीजिएगा, खासतौर से जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और बैंकिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। देखिए बैंकिंग वगैरह में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। हम बात करें यूरोपीय संघ की। देखिए यूरोपीय संघ जो है एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है 27 सदस्य देशों का। और ये आपका जो है मतलब ये जो सारे 27 सदस्य देश हैं ये कहाँ पे स्थित हैं? यूरोप में ही। और इसका मुख्यालय आपका स्थित है ब्रुसेल्स बेल्जियम में और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी। और इसका स्थापना जो हुआ था कहाँ पे? नीदरलैंड में हुआ था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 10वां प्रश्न की स्पुतनिक वी कोविड-19 किस देश का कोरोना टीका है? देखिए स्पुतनिक वी के बारे में जरूर रखिएगा। क्यों क्यों अभी मैं आपको ये वीडियो में बता दूंगा इसका जवाब क्या है, मतलब मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आपका स्पुतनिक वी है ये रूस के द्वारा बनाया गया कोरोना का वैक्सीन है। और अभी हाल ही में इसके बारे में एक न्यूज़ पब्लिश हुई है द लैसेंट जर्नल में। क्या कहा गया इसमें? देखिए द लैसेंट जर्नल में प्रकाशित इस वैक्सीन के बारे में बताया गया कि इसका जो तीसरा स्टेज था मतलब परीक्षण का, तो इसके परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। बताया गया कि कोविड-19 पर यह वैक्सीन 91.6% असरदार है। देखिए यानी कि ये कोरोना की जो वैक्सीन है ये 100% असरदार नहीं है, ये केवल जो है कोरोना के जो मरीज हैं उनको 91.6% जो है उन पर असर डालता है। मतलब इतने मतलब 91.6% चांसेज हैं कि कोरोना के जो मरीज होते हैं उनको अगर ये वैक्सीन दी गई है तो उनकी जान बच जाएगी। तो किसी किसी में ये असर नहीं कर रहा है। देखिए जो आपका स्पुतनिक वी है ये 11 अगस्त 2020 को रूस की ओर से पंजीकृत दुनिया की पहली कोरोना वायरस की वैक्सीन है, इसीलिए ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। और इस टीके को गैमलेयर नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने विकसित किया है।
तो किसने बनाया है और किस कंपनी ने बनाया है, किस तारीख को इसको जो है मान्यता मिली थी कि ये दुनिया का पहला कोरोना पंजीकृत वैक्सीन है। ये सारी चीज़ें मैंने एक लाइन में बता दी हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। और 11वां प्रश्न है कि ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष निर्वाचित होकर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इतिहास बनाने वाली किस महिला ने अपनी पूर्व की कुछ टिप्पणियों के कारण विवाद के बीच पद से इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए इनका नाम है रश्मि सावंत, ठीक है, रश्मि सावंत इनका नाम है। यहाँ पे इनकी फोटो भी दिख रही है। देखिए इन्होंने कुछ ऊट पटांग के दिया था चाइना के बारे में, क्योंकि देखिए चाइना ऐसी हरकतें करेगा तो भाई कोई भी टिप्पणी करेगा ही। देखिए जबकि रश्मि सावंत है बहुत ही दबंग महिला हैं। इन्होंने जो है वहाँ पे जो चुनाव हुआ था अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इंग्लैंड के, ठीक है, तो वहाँ पे जो है चुनाव के दौरान जो अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ उसके लिए जो है कुल डाले गए 3708 वोटों में से 1966 वोट जो है प्राप्त किए थे और विजय प्राप्त की थी। नस्ली और असंवेदनशील बयानों को लेकर जो आपकी रश्मि सावंत हैं इनकी नियुक्ति का विरोध हो रहा था कि इनको जो है छात्र संघ का अध्यक्ष बनाया गया, और इस पर चीन ने भी नाराजगी जताई थी। स्पेशली चीन को दिक्कत था कि ये छात्र संघ की अध्यक्ष कैसे बन गई ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को तुरंत लाइक करिए। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज क्वेश्चन का पहला प्रश्न आपके लिए कि उपन्यास अशोका असूत्र जो महान सम्राट अशोक का एक काल्पनिक संस्मरण है, इसको किसने लिखा बताइए। दूसरा कि हाल ही में किस मंत्रालय ने पायलट पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया, बताइए आंसर। तीसरा कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया था, बताइए। चौथा कि हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया, बताइए। पांचवा कि कौन सा देश 19 फरवरी 2021 को आधिकारिक तौर पर पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल हुआ, बताइए। और अब हम बात करेंगे आज के कल के जितने भी क्वेश्चन थे उनके सही उत्तर क्या क्या है। देखिए क्वेश्चन का जो पहला प्रश्न था ये था कि हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज धम्मिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, तो देखिए देश आपका श्रीलंका है। धम्मिका प्रसाद श्रीलंका के क्रिकेटर थे। और दूसरा था कि किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है, तो देखिए शहर आपका हैदराबाद है। और तीसरा था कि हाल ही में किस देश ने टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल प्रणालियों हेलिना और ध्रुवास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, तो देखिए ये परीक्षण अभी हाल ही में भारत में किया गया है। चौथा था कि हाल ही में किस व्यक्ति को टाइम पत्रिका की भविष्य को आकार देने वाले 100 उभरते नेताओं की वार्षिक सूची 2021 टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल किया गया है, तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। और पांचवा था कि छठवां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस किस तिथि को मनाया गया, तो देखिए तिथि है 19 फरवरी 2021। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितनी भी लिंक दी गई है वहाँ पे क्लिक करके इन सबको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।